जैसे हम विदेशों के मामले ले लेते हैं, थोड़ा सवाल तो अगर आपको अटपटा लगे तो माफ करना। विदेशों में लड़के लड़की मिलजुल के रहते हैं और वहाँ पर जो ये रेप वाले या बलात्कार वाले केस बहुत कम आते हैं, और हमारे यहाँ लड़के लड़कियों को दूर रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन उतने ही मामले ज़्यादा आते हैं। तो मामला आता है ओपन सेक्स का। अगर वो कई कई कहते हैं कि ओपन सेक्स कर देना चाहिए, मैं जिसको प्यार करना प्यार करो, मतलब कुछ करना है करो। इस मामले में आपके क्या विचार? अपने कमरों में बंद हैं और पेरेंट्स अपने कमरों में बंद हैं, तो वो जो एक गैप आ गया है। अब बच्चे को तो एक कंपेनियन चाहिए, उसको एक साथी चाहिए। बिल्कुल। अब कोई पेरेंट्स साथी नहीं है तो फिर वो मोबाइल में लगता है। मोबाइल में क्या देख रहा है, किसी को पता है कि मैं इतनी दुखी रही, इतनी परेशान रही, मैं सारा दिन काम करती थी और बहू कैसे आराम से सो रही है। एक वो सोच डेवलप कर ली उन्होंने कि मुझे तंग रखा तो मैं भी तंग रखूं। आज देखो ना, मैं तो आंकड़े पढ़ के हैरान हूं। एनसीआरबी की रिपोर्ट है कि हर 10 मिनट में एक बलात्कार हो जाता है। 10 मिनट में आप समझिए, सोचिए कितना बड़ा एक आंकड़ा है। हर 10 मिनट में अगर एक बच्चे के साथ इस तरह का हो जाता है तो देखिए ना, लड़कियां कहां शादीशुदा हैं, वो लिव इन में रह रहे हैं, तो वो क्रिमिनल की संज्ञा में उनको आना चाहिए। क्योंकि जब तक इसको क्रिमिनल होने का एक प्रावधान नहीं मिलेगा, तब तक इस चीज को % पंचायती राज में जो मिला है, ये हमारी देन है, सर्वखाप महिला महापंचायत की देन है। क्योंकि हमने इसके लिए अभियान चलाया कि महिलाओं को 33% क्यों, जब हम संख्या में 50% हैं, तो हमें वहां क्यों अनदेखी हमारी की जा रही है, वहां 50% क्यों नहीं? और दोस्तों आज हमारे साथ हैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर संतोष दहिया जी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। संतोष जी, आपके संगठन, उसमें आपका पद और उसमें क्या जिम्मेवारी है, उसके बारे में ब्रीफ करिए। देखिए, सर्व जातीय सर्वखाप महिला महापंचायत की मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और हमने महिलाओं का एक संगठन खड़ा किया हुआ है। क्योंकि आज कोई भी एक प्लेटफॉर्म है, आप किसी को भी लगा लो, तो महिलाओं के लिए कहीं कोई सम्मान नहीं है। अगर मैं रियलिटी धरातल की बात करूं तो धरातल में जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, महिलाओं को केवल बुलाती हैं और वो भीड़ के लिए बुलाती हैं। जब टिकट देने की बारी आती है तो कोई नहीं दिखता है। जब उनको आर्थिक रूप से मजबूत करने की बारी आती है तो कोई उनके साथ खड़ा मुझे नहीं नजर आता है। जब सामाजिक उनके साथ द्वेष होता है या उनके साथ कोई इस तरह की दुर्घटना घटती है तो कोई लोग उनके साथ खड़े नजर नहीं आते हैं। और अगर मैं उनको एक प्लेटफॉर्म देने की सोच रही हूँ, ये सोच के साथ हमने एक महिलाओं का विंग खड़ा किया है, जिसमें महिलाएं उस प्लेटफॉर्म पर आकर अपनी समस्याएं बता सकती हैं और उसका समाधान हम ढूंढने की कोशिश करते हैं। हमारे पास बहुत महिलाएं आती हैं जिनकी समस्याएं होती है, जैसे हम लगातार इस संगठन को बड़ा तो कर ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ हम उन महिलाओं को एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे रहे हैं जहां पर वो महिलाएं आकर अपनी बात रख सकती हैं। बहुत सारे मामले होते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस के हैं, छेड़छाड़ के हैं, एजुकेशन के भी हैं कि पेरेंट्स पढ़ाई के लिए उनको भेजना नहीं चाहते हैं, आगे जॉब नहीं कराना चाहते। बहुत सारी लड़कियां नौकरी करना चाहती हैं लेकिन पेरेंट्स नहीं चाहते कि वो नौकरी करें। तो इस तरह के बहुत सारे मामले हमारे पास आते हैं। तो इस सब को सोचकर हमने एक पूरा बड़ा एक संगठन खड़ा कर दिया पूरे देश भर में, जिसमें महिलाएं हैं, और महिलाएं अगर आगे सामने उनको महिला नजर आती है तो वो अपनी समस्या आराम से उनके सामने बता सकती हैं, क्योंकि पुरुष से एक हेजिटेशन होती है, एक सीधी सी बात है। तो हम इस तरह से हमने इस संगठन का विस्तार किया है और एक बड़ा संगठन हमने धरातल पर खड़ा किया है। कितने साल से आप ये संगठन चला रहे हो और क्या क्या मुसीबतें आई है जो स्टार्टिंग में? देखिए, हमने 2 मई 2010 को मुझे पाई में पूरी भारत की, उत्तरी भारत की सर्वखाप की पंचायत हुई और उन्होंने मुझे पहली महिला अध्यक्ष बनाया। और मैं ये अपना सौभाग्य मानती हूँ कि हमारे बुजुर्गों ने, हमारे बड़ों ने मेरे ऊपर ये एक आशीर्वाद दिया उन्होंने, और एक विश्वास रखा कि मैं अपनी संस्कृति, अपने आचार विचार, अपनी विचारधारा, अपना एक जो एक सिस्टम है, कल्चर है, उसको आगे आगे बढ़ाएंगे, हम महिलाओं में लेकर जाएंगे। ये विश्वास उन्होंने मुझ पर 2010 में दिखाया और लगातार हम उनकी सोच थी उन पर मैं खरा उतरने की कोशिश कर रही हूँ और लगातार मैं इस संगठन को बड़ा कर रही हूँ। अब देश भर में हर प्रदेश में हमने महिला संगठन खड़ा किया है। चाहे आप झारखंड लगा लो, बिहार लगा लो, गुजरात लगा लो, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा,
हर जगह हमने सर्वखाप का महिला विंग खड़ा कर दिया है। और हरियाणा में अब हम जिला स्तर पर ये संगठन खड़ा कर रहे हैं। हमने जैसे रोहतक है, कैथल है, पानीपत, अंबाला, झज्जर, इधर हम ये संगठन का विस्तार कर चुके हैं और आगे हम इसको बढ़ा रहे हैं। नहीं, वैसे अपना देश एक पुरुष प्रधान देश है जी मेंटलिटी ऐसी बनी हुई है। जी 15-16 साल हो गए, आप जैसा कि आपने बताया कि 2010 में हमने स्टार्ट किया था। जी तो ये कहा जाता है कि महिला पंचायत में नहीं भागीदार बन सकती, तो ऐसे कोई मामला आपके सामने संज्ञान में आया? हाँ, बिल्कुल ऐसे बहुत सारे मामले मेरे सामने हैं। मैंने पहली महिला महापंचायत की थी मानस में, कैथल के मानस गांव में, जिसमें 2 महिलाएं सरपंच थी। दोनों महिलाओं ने कहा कि हम माइक पे नहीं बोलेंगे। एक ने कहा मेरा ससुर बोलेगा, एक ने कहा मेरा पति बोलेगा। मैंने उनसे पूछा कि ससुर और पति क्यों बोलेंगे? कि आपको बोलना नहीं आता, आप घर में सारा दिन बोलती हो, महिलाओं के साथ बात करती तो खूब बोलती हैं, तो माइक पे बोलने में क्या समस्या? क्या बोल नहीं सकती आप? कह रही बोल सकते हैं, लेकिन हम बोल नहीं पाएंगे। कारण कुछ भी नहीं, मेरे ससुर बताएंगे। एक ने कहा मेरा पति बताएगा। मैंने उनके ससुर से बात करी, उनके पति से बात करी और उन्होंने सहमति दी कि बिल्कुल आप पर्दा भी खोल सकती हो और अपनी बात माइक पे रख सकती हो। और दोनों महिलाएं आई और बहुत अच्छा बोली। जब मैंने उनको एक मौका मिला उनको बोलने का, तो एक बहुत महिलाओं में बोलने की क्षमता है, टैलेंटेड है, हुनर है और मतलब वो कर सकती हैं, काबिलियत है उनमें। लेकिन समस्या क्या है कि बैरियर बहुत है, समाज के बहुत बैरियर हैं। लोग चाहते हैं कि महिलाएं आगे ना आए, वो केवल चूल्हा चौके तक रहें। एक बैरियर लगा दिया गया है उनके सामने कि वो आगे ना बढ़े। इसलिए हमने ये प्लेटफॉर्म महिलाओं को दिया है कि महिलाएं आकर आराम से अपनी बात कह सकती हैं, उनकी समस्याओं का समाधान भी हम करेंगे। डेफिनेटली देखो, जब हमने शुरू किया, जब मैंने पर्दा प्रथा के अगेंस्ट एक अभियान छेड़ा कुरुक्षेत्र के पिपली गांव से, तो कुछ लोग आए सामने, उन्होंने कहा कि भाई पर्दा प्रथा के अगेंस्ट बात मत करो, मतलब महिलाओं का घूंघट मत खुलवाओ। मैंने उनसे एक सवाल किया कि जो हमारी बच्चियां, आप तो घूंघट की बात कर रहे हो, हमारी बच्चियां नेकर और टी शर्ट पहन के मैट पे कुश्ती करती हैं। हाँ, हमारी बच्चियां स्विमिंग सूट पहनकर स्विमिंग करती हैं। बिल्कुल। हमारी बेटी चांद पे पहुंच गई और एवरेस्ट की चोटी पे पहुंच गई। आज आप उनको घूंघट में रखना चाहते हो, तो इसका मतलब ये है कि जो टैलेंट उन बच्चियों में है, आप उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि वो आगे ना बढ़े, इसका मतलब तो ये हुआ। तो मैंने जब उनसे सवाल किया कि आप नहीं चाहते आपकी लड़कियां आगे बढ़ें, तो उन्होंने कहा नहीं, हम चाहते हैं। भैया आप अगर चाहते हैं तो आप इनको आगे बढ़ने में मदद कीजिए, घूंघट क्यों करवाना चाहते हैं? तो किसी ने कहा कि बेटा फिर ये जो है ना इज्जत नहीं करेंगे। मैंने उनसे एक सवाल किया कि आपकी बेटी जो है, लगभग जो बच्ची पढ़ती है उसको 20-25 साल से पहले तो कोई शादी करता नहीं है, लगा के चलो, एजुकेशन कोई भी शादी नहीं करता है। मैंने कहा इतने समय तक तो वो आपके पास ही है, तो वो आपकी इज्जत नहीं करती आपकी बेटी? बोले बेटी तो करती है, फिर वो बहू भी तो किसी की बेटी बन के आती है ना, तो वो क्यों नहीं करेगी? आपको ऐसा क्यों एक दिमाग में फस्तूर है कि वो अगर घूंघट खोलेगी तो इज्जत नहीं करेगी? मैंने तो घूंघट में महिलाओं को गालियां देखते देखा अपनी ससुर को, तो वहां क्या बात करोगे आप? तो ये बात उनको समझ में आई, उनको लगा, और हमने ये अभियान छेड़ा कि जो आज बेटियां गाड़ियां चला रही हैं, हवाई जहाज चला रही हैं, देश की रक्षा कर रही हैं वर्दी पहन के, उन लड़कियों से अगर आप ये चाहते हैं कि वो घूंघट करके बैठी रहें, तो ये मेरे ख्याल में उनके साथ नाइंसाफी है। और मैं तो ये चाहती हूँ कि महिलाएं आगे बढ़ें और खूब बढ़ें, क्योंकि उनमें बहुत हुनर है। अक्सर देखने में आया है कि महिला का विरोध महिला ही ज्यादा करती है। जैसे मान लो सबसे पहली सीढ़ी तो सास ही आ गई, मतलब जी क्योंकि वो एक किस्म की माँ बनती है उसकी जाकर, और वहां जाके वो मतलब ये कहेगी कि मुझे भी मेरी सास ऐसे ही रखती थी, मैं भी आपको ही ऐसे रखूंगी। हाँ जी। तो इस पर क्या कहना चाहोगे कि पुरुष से ज्यादा महिला विरोध ज्यादा करती है, महिला का? देखिए इसमें ये जो आपका सवाल है ये बड़ा कंट्राडिक्टरी है, क्योंकि इसमें कुछ परसेंटेज मैंने देखा है, वो वहां देखा है जिनकी सास ने या परिवार में वो खुद दुखी रही हैं, उनको लगता है कि मैं इतनी दुखी रही, इतनी परेशान रही, मैं सारा दिन काम करती थी और बहू कैसे आराम से सो रही है। एक वो सोच डेवलप कर ली उन्होंने कि मुझे तंग रखा तो मैं भी तंग रखूं। लेकिन ये ट्रेंड जो है अब लगभग खत्म हो गया, क्योंकि हम घरों में जाते हैं, हम देखते हैं सासें अपनी बेटियों से ज्यादा बहुओं का सम्मान करती हैं, बहुओं को ज्यादा प्यार से इज्जत से रखती हैं। तो ये ट्रेंड अब खत्म हो रहा है। अब मुझे नहीं लगता कि ऐसा अब बोलना चाहिए कि महिलाएं महिलाओं की दुश्मन है। अब मुझे लग रहा है ये ट्रेंड खत्म हुआ है। अब सास जो है वो बहू को अपनी बेटी बना के रखती है,
नहीं, एक 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 बात और सुनने में आई है कि पहले बहू सोचती थी कि मुझे सास कैसे मिलेगी, आजकल सास सोचती है कि मुझे बहू कैसे मिलेगी। मतलब एक डर भी हो गया है कि कहीं दूसरा स्वभाव की ना आ जाए। देखिए, निसंदेह ऐसे मामले भी आए हैं और इसमें कतई डाउट नहीं है और मुझे कहने में भी बिल्कुल संकोच नहीं है। मैंने देखा है कि बहुत सारे मामले अब आए, बहुत सारे केसेस मेरे सामने आए और जिनको देखकर आदमी सिहर जाता है कि क्या कोई लड़की ऐसी हो सकती है। पहले तो पति अगर खराब होता था, दारू पीता था, कुछ भी करता था तो लड़की उसको भड़ो चपड़ो के जैसे तैसे उसको मना के संवार लेती थी कुछ समय के बाद। लेकिन अब मैंने देखा जैसे ये मुस्कान केस था या ये जो वो हनीमून पे गई थी जिसने अपने पति को मरवा दिया और जिसने अपने पति को मार के उसके 15 टुकड़े करके नीले ड्रम में भर दिया। लेकिन वहीं वो नरवाल जो रोहतक में है लड़की जो लिव इन में रह रही थी उसको मार के ब्रीफ केस में बांध के फेंक दिया। मतलब ये केवल एक पक्ष अब नहीं रहा, ये दोनों तरफ से मारामारी हो रही है क्योंकि आपाधापी में लोग जा रहे हैं, भाग रहे हैं। उनको लगता है पता नहीं हम क्या लूट लेंगे, क्या कर लेंगे। और एक जो सम्मान, एक इज्जत जो होती थी वो अब लोग आपस में वो उसकी कमी आई है, संस्कारों की कमी आई है क्योंकि पेरेंट्स जॉब करते हैं, उनके पास बहुत ज्यादा समय नहीं होता है, वो अपने काम धंधे में लगे रहते हैं। बच्चा मोबाइल पे क्या देखता है, कहाँ जाता है। पहले एक रोक होती थी, गली में भी कोई बुजुर्ग बैठा होता था तो ये क्या करता, छोरी कड़े चल ली, छोरा कड़े चल रहा भाई, क्या बा होगा। और कोई देर तो आया तो चाहे पड़ोसी भी कोई काका था वो बैठा होता, भाई कड़े तान लाग रहे हैं। तो ये एक सवाल होया करता। आज लोग सवाल नहीं कर रहे हैं अपने बच्चों से। आज लोग बच्चे अपने कमरों में बंद हैं और पेरेंट्स अपने कमरों में बंद हैं। तो वो जो एक गैप आ गया है, अब बच्चे को तो एक कंपेनियन चाहिए, उसको एक साथी चाहिए। बिल्कुल। अब कोई पेरेंट्स साथी नहीं है तो फिर वो मोबाइल में लगता है। मोबाइल में क्या देख रहा है किसी को पता ही नहीं। अदरवाइज कोई लड़की इतना बड़ा कांड कर सकती है या कोई लड़का इतना बड़ा कांड कर सकता है, ये मानसिक बीमार लोग हैं जो इस तरह का काम कर रहे हैं, अदरवाइज ऐसा नहीं होता है। आज जो लिव इन रिलेशनशिप का जो मुद्दा है ये बहुत गरमाया हुआ मुद्दा है और इसको लेकर एक सर्वखाप महिला महापंचायत एक अभियान छेड़े हुए हैं। हम चाहते हैं जो लिव इन रिलेशनशिप है इसमें बदलाव होना चाहिए। जो लोग शादीशुदा हैं वो लिव इन में रह रहे हैं तो वो क्रिमिनल की संज्ञा में उनको आना चाहिए क्योंकि जब तक इसको क्रिमिनल होने का एक प्रावधान नहीं मिलेगा तब तक इस चीज को रोका नहीं जा सकता। क्योंकि मेरे पास डोमेस्टिक वायलेंस के बहुत ज्यादा मामले आते हैं। ऐसे में क्या होता है कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि भाई मेरे को छोड़ के किसी और के साथ आदमी रह रहा है और ना उसको बच्चों की चिंता है, ना परिवार की चिंता है, ना पत्नी की चिंता है, पत्नी की कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, उसके बावजूद उसको कोई चिंता नहीं है। बच्चे स्कूल कैसे जाएंगे, उनकी एजुकेशन कैसे होगी, किताबें कहाँ से आएंगी, वर्दी कहाँ से आएगी, कौन छोड़ के आएगा, कौन लेके आएगा, उनकी सिक्योरिटी, कोई चिंता नहीं है। बस लिव इन में बढ़ गए और अपना और कहीं जाके मतलब वो क्या कर रहे ना कि खराब मामला हो रहा है। तो ऐसे में बहुत सारे ये चीजें हो रही हैं तो हम चाहते हैं कि इसमें परिवर्तन होना चाहिए और इसको अगर क्रिमिनल में ले आए, इस को प्रावधान इसको बन जाए तो काफी हद तक चीजें सुलझ सकती हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे पास आ रहे हैं इस तरह के मामले लेके और जब मैं किसी भी एसपी को या डीएसपी को या किसी इंस्पेक्टर को फोन करती हूँ कि भाई ये मामला सुलझ नहीं रहा है, इसको सुलझाओ, ये पड़ोस में ही रह रहा है, अपने बच्चों को छोड़ के अपनी कमाई भी वहीं दे रहा है, तो वो ये कहते हैं मैडम हम क्या करें भाई, ये बालिग है और ये रह सकता है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जो आदेश हैं, जो कानून है उसका हम उल्लंघन कैसे करें, हम कैसे इनको बचाएं। तो एक बहुत बड़ा मसला है, इसको लेकर भी एक बड़ा अभियान हमने छेड़ा हुआ है। इसके लिए हमने माननीय राष्ट्रपति जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को, कानून मंत्री जी को और जो मोहन भागवत जी हैं क्योंकि वो इस लाइन में काम करते हैं, संस्कारों की ये लोग बात करते हैं, तो हमें लगता है कि वहाँ उनको भी ये बात करनी चाहिए। तो हम उन सबको चिट्ठी लिख रहे हैं। मुख्यमंत्री को भी हमने मिलने का समय लिया। एक सर्वखाप की 21 जो महिला मंडल है उसको मिलने का समय दिया जाए ताकि हम ये समस्याएं, जो समस्याएं आ रही है हमारे सामने, अब एक केस मेरे सामने आया कि 18 साल का लड़का, 14 साल का लड़का दूसरा है और ऐसे में अगर पति उनको नहीं पूछ रहा है कहाँ जाएं वो लोग, बहुत मुश्किल है। बच्चा तड़फ रहा है कि मुझे पापा चाहिए, पापा, माँ के पास तो कोई इलाज है नहीं जो पापा वैसे बना देगी वो मिट्टी का, पापा तो वही आएगा, वो आ नहीं रहा है, तो क्या करें। ऐसे में लगातार हम कोशिश करते हैं। ऐसे बहुत सारे मामले हैं तो इनको लेकर सर्वखाप बहुत सेंसिटिव है और हम इस पर काम कर रहे हैं।
अब मैम सरकार महिलाओं को आरक्षण देती है, जैसे मान लो पंचायत में या और किसी मान लो पार्षद में या एमएलए में या एमपी में कोटा देती है। और जब मीटिंग में आते हैं तो उनके पति आते हैं बकायदा, जो जैसे मान लो सरपंच है तो वो आता है कि मैं तो सरपंच प्रतिनिधि हूँ। तो इस पर आवाज उठाई है कि आपको वो प्रतिनिधि क्यों आए, सरपंच क्यों नहीं आए? बिल्कुल, मैंने तो ये बहुत पहले आवाज ये उठानी मैंने शुरू की। जो 50% पंचायती राज में जो मिला है, ये हमारी देन है, सर्वखाप महिला महापंचायत की देन है, क्योंकि हमने इसके लिए अभियान चलाया कि महिलाओं को 33% क्यों, जब हम संख्या में 50% हैं, तो हमें वहां क्यों अनदेखी हमारी की जा रही है, वहां 50% क्यों नहीं दिया जा रहा, और 50% उनको मिला। लेकिन महिलाएं क्यों पीछे हैं, इसका बड़ा कारण है क्योंकि महिलाओं को आप दहलीज से बाहर निकलने ही नहीं देना चाहते। उसके कई कारण हैं, माहौल खराब है। कोई भी आदमी नहीं चाहता मेरी बहन बेटी बाहर जाए, उसके साथ कुछ हो जाए। आज देखो ना, मैं तो आंकड़े पढ़ के हैरान हूं। एनसीआरबी की रिपोर्ट है कि हर 10 मिनट में एक बलात्कार हो जाता है। 10 मिनट में आप समझिए, सोचिए कितना बड़ा एक आंकड़ा है। हर 10 मिनट में अगर एक बच्चे के साथ इस तरह का हो जाता है तो देखिए ना, लड़कियां कहाँ सुरक्षित हैं। तो पेरेंट्स या भाई या पति या बेटा सब चाहेंगे हमारी बहन बेटी माँ सब सुरक्षित रहें। ऐसे में एक जो कानून बना है कि भाई 50% महिलाओं को मिल तो गया, उसके बावजूद वो एक मेंटल जो स्टेटस है, अभी तक उस चीज को लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाए हैं कि अगर ये मतलब बाहर जाएंगी तो ये सुरक्षित रहेंगी। वो अभी एक ट्रॉमा है उनके दिमाग में, एक चिंता है उनके दिमाग में, तो उसको लेकर वो लोग चिंतित हैं। इस वजह से वो पेरेंट्स जा रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे जब ये सिलेक्ट होके आई हैं, धीरे धीरे पंचायतों में महिलाएं जाने लगी हैं, चाहे वो गाड़ी में बैठी रही। अंदर पति गया, लेकिन जब अंदर अधिकारी जिसने मीटिंग ली उसने कहा कि पति नहीं आएगा, जो मेंबर हैं वही आएंगे, तो अंदर वो महिलाएं गई और पति बाहर आया वहां से। तो इस बात से आप ये समझिए कि जब मौका मिलता है तो धीरे धीरे चीजें ठीक होती हैं, एकदम कुछ भी नहीं होता है। तो इसलिए ये भी ठीक हो जाएगा। मौका मिल रहा है महिलाओं को, निकल रही हैं महिलाएं, कर रही हैं, उनमें हौसला आ रहा है, हिम्मत आ रही है, उनमें भी ये लग रहा है कि हाँ यस वी कैन डू, तो उनको भी ऐसा लगता है तो वो कर सकती हैं। तो इस वजह से मुझे लगता है कि एक अच्छा मौका है और महिलाओं को मौका मिलना चाहिए, लगातार मिल रहा है और वो आगे बढ़ रही है। जैसे हम विदेशों के मामले लेते हैं, थोड़ा सवाल तो अगर आपको अटपटा लगे तो माफ करना। विदेशों में लड़के लड़की मिलजुल के रहते हैं और वहाँ पर जो ये रेप वाले या बलात्कार वाले केस बहुत कम आते हैं, और हमारे यहाँ लड़के लड़कियों को दूर रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन उतने ही मामले ज़्यादा आते हैं। तो मामला आता है ओपन सेक्स का। अगर वो कई कहते हैं कि ओपन सेक्स कर देना चाहिए, मैं जिसको प्यार करना प्यार करो, मतलब कुछ करना है करो। इस मामले में आपके क्या विचार है? देखिए, अपने देश को आगे रखते हुए। फॉरेन में ऐसा है, फॉरेन में तो बहुत सारी चीजें अलग हैं। सबसे पहला चीज तो ये है कि फॉरेन में जो उनका ब्रॉटअप है वो अलग सिस्टम से होता है। दूसरी बात ये है, 12वीं, हालांकि वैसे तो 12वीं भी छोड़ो, बच्चा पैदा होने के बाद गवर्नमेंट उसको अडॉप्ट कर लेती है। उसकी मेडिकल, उसका खाना पीना, उसकी एजुकेशन सब गवर्नमेंट के पास है, उसकी लाइबिलिटी है, गवर्नमेंट करती है। तो ऐसे में अगर कोई बच्चा पैदा कर भी देगा तो उस बच्चे की तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हिंदुस्तान का कल्चर अलग है। हिंदुस्तान के कल्चर में मान लो कोई लिव इन में रहता भी है और उनकी औलाद हो जाती है, सबसे पहली चीज समाज एक्सेप्ट नहीं करेगा। समाज एक्सेप्ट कर भी लेगा किसी लेवल पे जाके, तो जो उससे बच्चे पैदा होंगे उसको कतई समाज में कहीं सम्मान नहीं मिल सकता। लेकिन आदमी को ये कहते हैं कि आदमी भूख से तड़प के नहीं मरता है, लेकिन अगर समाज में वो उसकी सम्मान नहीं होता ना, इज्जत नहीं होती, तो आदमी वैसे ही मर जाता है, बिना पानी के ही मर जाता है, डूब के। तो वो हमारा एक कल्चर है, हमारा एक सिस्टम है। हम अपने कल्चर की बात करेंगे। विदेशों में क्या हो रहा है, वहां पर तो लड़के लड़की फ्री हैं, लेकिन वो शुरू से ही फ्री हैं, तो उनको वो एक कल्चर ही अलग है उनका। हमारा कल्चर बिल्कुल टोटली अलग है। तो हम अपने कल्चर को दूसरे के कल्चर से मतलब कंपेयर नहीं कर सकते। उनका अपना एक सिस्टम होगा। मैंने ऐसा सिस्टम खैर देखा नहीं है, लेकिन मैं इतना जानती हूँ, वहां पर जो बच्चे हैं, वहां पर जो मान लो +2 के बाद बच्चों को तो बिल्कुल ही पेरेंट्स के पास रहते ही नहीं है वो। तो ऐसा हमारा कल्चर नहीं है। तो ऐसे हम तो बुढ़ापे में जब तक बालक उसकी सेवा ना कर ले बुढ़े की,
तो हम तो उसका जीना आराम कर दें भाई, बुढ़ा की सेवा कर। क्योंकि वहां अगर बच्चे सेवा नहीं करते तो बुजुर्गों की भी लाइबिलिटी गवर्नमेंट के ऊपर ही है, गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंडेंट है वो, गवर्नमेंट उनका पूरा केयर करती है। हमारे यहाँ तो सब कुछ होते हुए तड़प तड़प के मर जाते हैं, हॉस्पिटल में इतनी मतलब उसको एड नहीं मिलती है। तो हमारा टोटली कल्चर अलग है, उसका उनका टोटली जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बिल्कुल कंसेप्ट उनका अलग है। तो ये थे डॉक्टर संतोष दहिया जी। आपको कैसे लगे इनके विचार कमेंट करके बताना, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। जी नमस्कार।